साइंस, उसके बारे में तो आप लोग सब जान चुके हैं। ये जो मॉन्यूमेंट है, अगर मिडवल पीरियड की छोड़ दें, मिडवल पीरियड मतलब मुगल पीरियड के छोड़ दें, तो बाकी जितने मॉन्यूमेंट इस सेंस में कि जो डायरेक्टली या तो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से रिलेटेड है या जैनिज्म से रिलेटेड है या वैदिक रिलीजन से, सनातन परंपरा से, वो सारे के सारे हेरिटेज का जो संबंध है वो हेरिटेज जो मॉन्यूमेंट है वो बाद में आए हैं। पहले उनका क्या आया है? पहले उनके टेक्स्ट आए हैं। पहले उनके टेक्स्ट आए हैं। पहले अगर टेक्स्ट ना होते तो वह मॉन्यूमेंट ना बनता। तो सारी जितने अपने यहाँ जितनी भी विचारधाराएं हैं, सबके अपने अपने टेक्स्ट हैं। आप लोग बता सकते हैं कि बुद्धिस्ट कैलेंडर में कौन कौन से टेक्स्ट हैं? तो उसमें जो है पहले जो है सभी परंपराओं में क्या है, तो ज्ञान तत्व। जैसे जैसे आप अपने कोर्स में आए हैं, आप पढ़ते हैं तो नई नई चीजें आ रही है ना। अभी आप मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में बहुत चीजें जान पाए तो नई जिज्ञासा हो रही है आप लोगों को। तो जो त्रिपिटक है वो ज्ञान तत्व है, जैसे कि अपने यहाँ वेद है। लेकिन उसके जब आगे आगे जैसे जैसे डेवलपमेंट विकास होता गया, क्योंकि मॉन्यूमेंट कब बनेगा? कोई भी अपने यहाँ मॉन्यूमेंट जो है कोई भी वो 6th सेंचुरी बीसी के पहले का है? 4th सेंचुरी बीसी के पहले का है? कोई नहीं है। कोई नहीं है क्या हमारे पास? केवल टेक्स्ट है। क्योंकि हमने इंस्ट्रूमेंट ही नहीं यूज किया था तो कहाँ से वो चीजें आती हो गए, उसकी फिलॉसफी कैसे आती? तो हमने लिखना पढ़ना सीखा कब? पढ़ना नहीं, लिखना कब से सीखा? लिखने हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है कहने के लिए कि हम आपको कह दें कि हम तो बहुत शुरू से जानते थे। तो आप लोग इतिहास के विद्यार्थी मानेंगे? क्योंकि आप तो कहते हैं कि हमें प्रमाण चाहिए। हाँ, प्रमाण किस रूप में चाहिए? या तो लिटरेरी एविडेंस हो, हाँ, या कोई हिस्टोरिकल एविडेंस हो, कुछ न कुछ हो तो हमारे पास लिखने का जो है हमारा समय कब से शुरू होता है? कब से हम लिखना सीखने लगे? वहां तो लिखने की जरूरत ही नहीं। वो तो अनुस्मृति थी ना। वो आज भी लिखने की जरूरत नहीं है। वेद के अध्ययन के लिए लिखने की जरूरत नहीं है, केवल सुनने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। तो हम लोगों ने लिखना कब शुरू किया? जब हमें लिखने की साइंस में, लिखने का विज्ञान मिल गया। वह विज्ञान कब से मिला हमें? मौर्यन पीरियड से मिला। आप तो इतिहास के विद्यार्थी हैं ना। और विशेष रूप से अशोक के समय से हमें मिला। तो हमने क्या किया, हमारे पास जो है लिखने के क्या साधन हो सकते थे? या तो हम मिट्टी से कोई चीज बना लेते, मिट्टी को पका लेते, उसको कर लेते, उस पर लिखते। लेकिन वह जो है बहुत ड्यूरेबिलिटी नहीं थी उसमें। हम लोगों ने मिट्टी पर लिखना शुरू कर दिया। कब शुरू किया?
मिट्टी पर लिखना कब शुरू किया? वहाँ कोई प्रमाण मिला हमें जिसमें हम मिट्टी में लिखते हैं? क्ले की सील्स मिली है, तो वही उसको सील्स कहिए या क्ले टैबलेट कहिए। तो ऐसी क्ले टैबलेट्स जो हैं वो कार्बन डेटिंग प्रोसेस से जो पता चला है वो बहुत 14th सेंचुरी बीसी से लेकर और भी आगे तक की डेटिंग होती है उसकी। तो लेकिन वहां हमें केवल सील्स मिले, नाम नहीं मिले। सेंट्रल एशिया में जो एशिया माइनर जिसको कहते हैं, तो वहाँ बहुत सारी ऐसी टैबलेट्स मिली जिन पर हमारे वैदिक डीटीज के नाम थे। आह्वान किया, हाँ? उनका आह्वान किया गया था, उसमें नाम लिखा हुआ, उनका नाम लिखा हुआ। तो एक स्थान है बोगासकोई। तो बोगासकोई इंस्क्रिप्शंस जो हैं प्ले टैबलेट्स में नाम है, वो अलग एक एविडेंस है, वो डायरेक्ट नहीं है, लेकिन वो दो राजाओं के बीच में वहां संधि हुई। एक मितानी का राजा था, मध्युर्ज था, और एक हिट्टी का राजा था, हिट्टाइट राजा था, सुबिलुनियुमा नाम था उसका। दोनों के बीच में संधि, तो वहां में हम ये कहना चाहते हैं कि हमने लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन हमारे पास और कोई रिकॉर्ड नहीं है। उसके बहुत बाद में जो है हमने जो है वो क्या किया, खुरेचना सीखा, मिट्टी से हम आगे बढ़ गए। तो किस पर आ गए हम? स्टोन पर आ गए। तो स्टोन राइटिंग जो है, स्टोन पर क्या करते हैं, या तो उसको छैनी से वो खुरेचते हैं ना जो, तो खुरेच, उससे क्या है, लैटिन में जो शब्द बनता है खुरेचने के लिए, और उसकी जो फाइनल जो उसका आउटपुट आता है उसकी धातु रूप इत्यादि से, टू स्क्राइब, जो, तो उससे क्या हो गया, किससे स्क्राइब करते थे? हाथ से करते थे। तो वह मटेरियल क्या हुआ, वो हैंड रिटेन हुआ। तो जो मैन्युस्क्रिप्ट जो हम जिसको कहते हैं, उसमें एक शब्द है स्क्रिप्टोरुम। क्या है? वो लैटिन का वर्ड है, उसी से क्या है, और जो मान्य शब्द हुआ उसका है, उसका तात्पर्य जो है हैंड। तो हैंड रिटेन जो डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। कोई भी हैंड रिटेन डॉक्यूमेंट, सब मैन्युस्क्रिप्ट है उसमें। लेकिन वो हैंड रिटेन डॉक्यूमेंट जो है वो पेपर नहीं हो सकता, पेपर भी हो सकता है। लेकिन हमने शुरू किया जब लिखना 3rd सेंचुरी 4th सेंचुरी बीसी के आसपास, तो हमने स्टोन पर लिखा। स्टोन पर लिखा तो किस स्क्रिप्ट में लिखा? ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो अब मैन्युस्क्रिप्ट से 3 बातें जुड़ गई। एक क्या जुड़ी कि मैन्युस्क्रिप्ट जहां भी होगी कोई न कोई स्क्रिप्ट होगी, जिस पे लिखेंगे वही वो आएगा उसमें। तो उसमें और क्या जुड़ गया? मटेरियल जुड़ गया। फिर किस लैंग्वेज में लिखेंगे, लिखने के लिए भाषा चाहिए ना। संस्कृत में लिखेंगे कि पाली में लिखेंगे, प्राकृत में लिखेंगे कि रोमन में लिखेंगे, थाई में लिखेंगे, कंबोडियन, इंग्लिश किस में लिखेंगे। तो उसके साथ क्या हो गई? लैंग्वेज। तो मटेरियल, स्क्रिप्ट, लैंग्वेज, इन 3 के साथ जो है मैन्युस्क्रिप्ट की यात्रा शुरू होती है। तो हमारे पास जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट हमने यूज की, वह उस समय यूज की जब हम पढ़ने लिखने के लिए भाषा का प्रयोग नहीं करते, स्क्रिप्ट का प्रयोग नहीं करते। क्यों नहीं करते थे? किसी भी हमारे संप्रदाय में, किसी संप्रदाय का मतलब क्या हुआ? हमारे पास उस समय जो है, उस समय तक 3 संप्रदाय आ गए थे। संप्रदाय ना कहिए, पढ़े लिखे लोग, थोड़ा बहुत हम लोग पढ़े लिखे लोग में जाने जाएंगे ना। तो हमारी 3 ज्ञान परंपराएं थी।
क्या थी? 3 टाइप्स ऑफ नॉलेज ट्रेडिशन। फर्स्ट जो थी उसको हम वैदिक ट्रेडिशन या सनातन ज्ञान परंपरा। दूसरे हमारे पास क्या थी? बुद्धिस्ट, बुद्धिज्म या बुद्धिस्ट जो है कैनन्स थे, सबको कहिए चाहे। तो और फिर हमारे पास जैनिज्म। तीनों परंपराएं जो थी क्या थी? ओरल थी, मौखिक परंपरा थी। उसमें किसी को लिख करके बताने की, समझाने की जरूरत नहीं थी, वो सब का सब कंठस्थ कर देते थे। तो हमारी जो पहली जो स्क्रिप्ट आई वो पढ़ने के लिए नहीं आई। उसका उद्देश्य ये हुआ कि राजा के कार्यों को प्रचारित किया जाए, जो राजा कर रहे हैं उस सबको मालूम होना चाहिए। और तो राजा विशेष रूप से कौन उस समय थे? अशोक थे। तो उन्होंने अपने जो है अपने कार्यों को प्रचारित करने के लिए उस स्क्रिप्ट का उपयोग किया, जो अशोकन ब्राह्मी के नाम से जानी गई। अब इसका जो है हर 100 साल में स्क्रिप्ट का रूप बदलता है। क्या बदल जाता है? 100 से 200 साल में जो टेक्निकल स्क्रिप्ट नहीं है वो टेक्निकल भी बदलती है। क्योंकि जब हम लोगों ने जब भी कंप्यूटर आया, ये जो देवनागरी स्क्रिप्ट है अपनी, ये पहले तो ब्लॉक्स में छपती थी। इसकी प्रिंटिंग कभी भी 18th सेंचुरी में जब शुरू हुई और 18th सेंचुरी से आज तक के इसके टेक्निकल ब्लॉक्स देखो तो आपको 1000 तरह की स्क्रिप्ट मिल जाएगी, जो टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो ले आई गई है उसमें भी बन जाएगी। और व्यक्तियों के तो माध्यम से, मनुष्यों के माध्यम से तो उसके कितने रूप बनते बिगड़ेंगे। सर ब्लॉक भी बता दीजिएगा, ब्लॉक जो होता था पत्थर का तो वो बता देते हैं। उसमें भी तो ये जो है स्क्रिप्ट चेंज होनी शुरू हो गई प्रारंभ से ही। तो मौर्यन पीरियड से लेकर और गुप्त काल तक आते आते या उत्तर गुप्त काल तक आते आते उस स्क्रिप्ट की इतनी वेराइटीज हुई कि लगभग जो है वो उसके 21 से 22 फॉर्म मिलते हैं। लेकिन इंस्क्रिप्शन के लिए ही उपयोग की गई तो उसमें इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, क्योंकि वो विशेष रूप से उसमें संयुक्ताक्षर जब आप इनग्रेव करोगे, टंकित करोगे, तो आपको ब्राह्मी का जो अल्फाबेट है वो तो सरलता से हो जाता है, क्योंकि उसमें खड़ा है या सीधे ट्रायंगल है या राउंड है। अपना जो और जो टेक्नोलॉजी, जैसे हम सीधे सीधे का लिखते हैं, जो अब लिखते हैं, तो जैसे जैसे जरूरत पड़ती गई वैसे वैसे उसमें विकास होता गया। लेकिन वह जो है वो शास्त्र संरक्षण के लिए वह स्क्रिप्ट जो है वह उस रूप में नहीं आगे बढ़ी जैसे कि बढ़ना चाहिए था। तो परिणाम क्या हुआ कि हमें ब्राह्मी स्क्रिप्ट में कोई मैन्युस्क्रिप्ट नहीं मिलती, केवल इंस्क्रिप्शन मिलते हैं। तो एक मैन्युस्क्रिप्ट मिली ब्राह्मी स्क्रिप्ट, और वह मिली प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा की मिली, उसको कहते हैं ड्यूट्रियल मैन्युस्क्रिप्ट। क्या कहते हैं? एक ड्यूट्रियल नाम के व्यक्ति थे, उसको प्राकृत धम्मपद मैन्युस्क्रिप्ट भी कहते हैं, ड्यूट्रियल भी कहते हैं। वो कोदान में मिली थी, जो बहुत बड़ी मैन्युस्क्रिप्ट। धम्मपद बहुत छोटा सा टेक्स्ट, जैसे अपने यहाँ गीता की महत्ता है, वैसे ही बौद्ध परंपरा में धम्मपद। अपना जो मंदिर है, मंदिर जाते कि नहीं आप? मंदिर में अपने विश्वनाथ मंदिर को पूरा देखा कि नहीं? किसी ने पूरा देखा कि नहीं विश्वनाथ? क्या क्या देखा हूँ? अगर आप विश्वनाथ मंदिर में काज को पूरा देख लेंगे, स्टोन बाय स्टोन इन बिटवीन स्टोन, हर
प्रत्येक पिलर, प्रत्येक दीवार, मूर्ति नहीं भी देखोगे तो भी, क्योंकि मूर्ति जो है मंदिर का जो वो विग्रह है वही मंदिर नहीं है। मंदिर क्या है? ईच एंड एवरी स्टोन क्या है? वो वही टेम्पल। तो उस मंदिर को अगर आप अपने विश्वनाथ मंदिर को बिल्कुल गेट से लेकर के कुछ न छूटे, कोशिश करिए कुछ न छूटे, तो भारत में क्या है वो सब दिख जाएगा। और आपको कोई ऐसा विषय नहीं है जो उसमें मिल न जाए। उतने से ही आप जो है अपनी थीसिस लिख सकते हो। सब लोग अलग अलग लिख सकते हो। जितना मानवी जी ने बनवा दिया है ना, उतने से आप अपनी थीसिस लिख सकते हो जो है। उतने से ही आप काशी विश्व बीएचयू को समझ सकते हो। बीएचयू कोई समझता नहीं है, लेकिन आप अच्छे ढंग से मंदिर को देखो, मंदिर का उसका अध्ययन करो, पढ़ो क्या क्या है, तो आप बीएचयू को भी समझ जाएंगे और अपने विषय की थीसिस भी लिख डालोगे आप जो भी। तो मैं कह रहा था कि वो जो धम्मपद है वो उतना ही जितना ही। उसके बाद कोई मैन्युस्क्रिप्ट लिखी नहीं गई, लेकिन उसका फल यह हुआ कि उसी पीरियड में जब थोड़ा सा हम आगे बढ़े तो हमें लगा कि ये जो इनग्रेव करने का जो सिस्टम है, इससे थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़े, कुछ और टेक्नोलॉजी डेवलप करें, तो हमारा काम जो है और तेजी से आगे बढ़ सकता है। क्योंकि सारा का सारा जो इन्वेंशन किस लिए होता है? सरलता के लिए होता है या मंद बुद्धि लोगों के लिए होता है? हाँ? सारे के सारे हम लोग कैलकुलेटर क्यों प्रयोग करते हैं? क्योंकि हमारे मैथमेटिक्स कमजोर है। पहले कैलकुलेटर नहीं था तो बहुत तेजी से लोग कर लेते थे। तो सारा का सारा जो ज्ञान है, हमारा जो सिस्टम है, किस लिए है कि हम मंद बुद्धि होते चले जा रहे हैं। वो एक अलग कहानी है, उसकी प्रोसेस बड़े आराम से हम बता सकते हैं, लेकिन बस संक्षेप में यही जानिए कि ये सारी टेक्नोलॉजी जो है वो एकदम मूर्ख ना बन जाए हम लोग, इसलिए। तो हमने बहुत ही जल्दी से क्या किया कि हम तुरंत आगे बढ़े और स्टोन से वुड पर आ गए, लकड़ी पर आ गए। और ये टेक्नोलॉजी जो है वो हमने बहुत तेजी से आगे बढ़ा, बहुत तेजी से आगे बढ़ी। और ये सब सारे प्रमाण मिलते कहाँ हैं? उसी शास्त्र। कुछ भी पढ़ना, कुछ भी जानना है तो आपको सब शास्त्र में मिल जाएगा। आप जब तक शास्त्र नहीं जानोगे तब तक आप हेरिटेज नहीं जान सकते। हेरिटेज को समझ ही नहीं सकते बिल्कुल कि ये क्यों बन गया है, इसके पीछे क्या फिलॉसफी है, क्या जो कैसे ये जो भी हम बाहर ले आते हैं। तो क्या है कि दो तरह के ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड तो हमें दिखाई पड़ता है और एक ब्रह्मांड हमारे अंदर है। तो हम अपने अंदर वाले ब्रह्मांड का प्रतिरूप बनाना चाहते हैं। क्या क्या हो सकता है उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम मॉन्यूमेंट क्रिएट करते हैं। तो अंतः शरीर और बाह्य शरीर, अब आप कहोगे फिलॉसफी में ये सब चीजें कैसे होगी, लेकिन वो बनता है। तो हम लोगों ने मैन्युस्क्रिप्ट एडिशन में सेकेंड सेंचुरी और फर्स्ट सेंचुरी के आसपास, इन बिटवीन, ये जो टाइम फैक्टर है ये कभी भी 100 साल 200 साल आगे पीछे हो सकता है कि क्योंकि उस तरह की जो परंपरा है हिस्टोरिकल वो अलग अलग से देखी गई। तो उसमें एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, उसका नाम है ललित विस्तर। उसकी जैसे अपने यहाँ क्या क्या है, वेद है, वेद के बाद ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद है, वेदांग है, रामायण है, महाभारत है, स्मृतियां हैं, पुराण हैं। वैसे ही सारी परंपरा बुद्धिज्म में भी उसी तरह की। तो जो बुद्धिस्ट कैनन है, उस कैनन में बहुत बाद में जो है टेक्स्ट आया ललित विस्तर, जिसका प्रथम पहली दूसरी
शताब्दी का ग्रंथ माना जाता है। उस समय तक जो है, जो मैंने बात की कि स्क्रिप्ट होना चाहिए और मटेरियल होना चाहिए, लैंग्वेज होना चाहिए, तो उस समय तक देश के प्राय जो अपने कल्चरल जोन है सबकी स्क्रिप्ट डेवलप हुई। देखिए अगले 300 वर्षों में, 300 से 400 वर्षों में जो भारत की सबसे बड़ी जो क्रांति हुई थी कि भारत के सभी कल्चरल जोन ने अपनी अपनी स्क्रिप्ट डेवलप की, और उस स्क्रिप्ट का जो वर्णन जो मिलता है वह कहाँ मिलता है? ललित विस्तर में, क्योंकि उसके जो पूर्ववर्ती टेक्स्ट हैं, हाँ, जो विशेष रूप से जो जैन परंपरा के जो समवायांग सूत्र है, या वहाँ का जो प्राचीनतम जो भगवती सूत्र है, उनमें जो हमें स्क्रिप्ट का मिलता है वो 12 स्क्रिप्ट का या 18 स्क्रिप्ट का वर्णन मिलता है कि इतनी ही ये डेवलप। तो ये जो काल है जो है, ये तेजी से तभी विकास कर सकता था जब राइटिंग इंस्ट्रूमेंट हो, अर्थात स्क्रिप्ट हो। अभी भी स्क्रिप्ट के मामले में हम लोग कितने गरीब हैं मालूम है? अभी भी हमारे यहाँ कुछ राज्य ऐसे हैं जिनकी स्क्रिप्ट नहीं है। बताइए ऐसे कौन से राज्य? हेरिटेज स्टडी में सबसे जो एक तरह से परोक्ष जो अध्ययन है, जो बहुत तेजी से लुप्त हो रहा है, वह हमारी जो है स्क्रिप्ट और भाषाएं। तो अरुणाचल में जो है वो 29 डायलेक्ट्स है, स्क्रिप्ट नहीं। त्रिपुरा में भी डायलेक्ट है, स्क्रिप्ट नहीं। मेघालय के पास स्क्रिप्ट नहीं है, रोमन स्क्रिप्ट यूज करते। तो बहुत सारे अपने कल्चरल जोन है जिनके पास स्क्रिप्ट नहीं है, जो इसके कारण से डेवलपमेंट नहीं हुआ, क्योंकि जो बात आगे बढ़नी चाहिए थी नहीं बढ़ी। लेकिन हमने जो है उस समय जो है 2000 वर्ष पहले जो है वो 64 स्क्रिप्ट का वर्णन हमें पहली बार ललित विस्तर में मिला, और बड़े सुंदर ढंग से मिला। ये सब मास्टरपीस है अपने पढ़ने के लिए भी, लिटरेचर के लिए, कि कैसे हमारे आचार्य लोग अपनी बात कह देते। तो भगवान बुद्ध जो हैं वो पढ़ने के लिए तैयार हुए, तो वो तो हम लोगों जैसे नहीं थे, ये हम लोगों जैसे थे। भगवान बुद्ध क्या थे बताइए? आपसे पूछ रहा, राजा के बेटे थे। राजा के बेटे थे कि नहीं थे? राजकुमार थे। तो राजकुमार जब पढ़ने जाएंगे तो कोई सामान्य हम लोगों के तरह थोड़ी वो बैग लेके चले जाएंगे। तो वह पढ़ने के लिए जब जाते हैं गुरु के पास, अपने उनके गुरु जी का भी नाम विश्वामित्र था, क्योंकि विश्वामित्र नाम के गुरु बड़े बहुत सर्वविद हुए, सब कुछ जानने वाले हुए, तो वो उनके गुरु क्यों नहीं हुए विश्वामित्र? तो अपने गुरु विश्वामित्र जी से पूछते हैं कि वो उपाध्याय, अब आप बताइए कि किस लिपि में आप मुझे पढ़ाएं। पूरा टेक्स्ट है उसमें, और उनकी क्या ऐसे नहीं, पूरी तैयारी के साथ जो उनके हाथ में चंदन, पूरा का सारा चंदनमय, उनकी जो पट्टिका है बस बिल्कुल चंदन के लकड़ी की है। उनके हाथ में कलम भी है, उसमें मणि भी लगा, मणि से एकदम से लगा हुआ है जो है। उसमें इंस्ट्रूमेंट बना दिया होगा कि कैसे चाक फिट करनी है उसमें, क्योंकि तब तक तो इंक का आविष्कार नहीं हुआ था जो है। कलर का डेवलपमेंट हो गया। ये प्राचीन चीजें हैं जो है, जो जिनके एविडेंस नहीं मिलते, लेकिन प्राकृतिक रंगों की बनाने की जो विधि है वो हम लोगों ने बहुत पहले जो है डेवलप कर, क्योंकि अगर हम डेवलप ना किए होते तो जो चित्रों के वर्णन जो हमारे जो महाभारत में जो आता है, जो हमारे रामायण में आता है,
जो हमारे और पूर्ववर्ती टेक्स्ट में आता है, तो वो कहाँ से आता है? तो साइंसेस जो हैं और कौटिल्य जो है वो ये स्वतंत्र विज्ञान की जो है वो आधारशिला रख चुके थे। अपनी अपनी यूनिवर्सिटी में जो है, उनकी कौन सी यूनिवर्सिटी थी? तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी उनकी। तो तक्षशिला को उन्होंने ट्रेडिशनल पारंपरिक ज्ञान के लिए नहीं बनाया, तक्षशिला को उन्होंने साइंसेस के डेवलपमेंट के लिए बनाया। पहली जो है लाइफ साइंसेस का जो डेवलपमेंट हुआ वो कहाँ होता है? वो तक्षशिला में होता है। तो हमारे पास ये सारी टेक्नोलॉजी थी, हमारे पास प्रमाण ये नहीं है कि कैसे कैसे थी उसके, क्योंकि स्क्रिप्ट ही नहीं थी तो लोग परंपरा देते चले गए एक दूसरे को जो है। तो अब हम लोगों ने उस पर जो है पहली बार की राइटिंग की, अपने लकड़ी पर लिखने लगे। वो जो क्षेत्र था, ये जो क्षेत्र था, इसमें इस विधा का बड़ी तेजी से विकास हुआ। और ये रीजन क्या था? यही पूर्वी भाग, यही एक तरह से बनारस से लेकर के और बंगाल और उड़ीसा और आसाम के बीच का ये जो भाग है, सारे इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री यही डेवलप कर रही है। अगर हम अपने द्रविड़ क्षेत्र को छोड़ दें तो धीरे धीरे हम लोगों ने लिपियों को हम विकसित करते चले गए, भाषा होती चली गई, राइटिंग मटेरियल के रूप में जहां जो कुछ मिला हमको, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की भी समस्या थी ना, जहां जो कुछ मिला। तो हमारे यहाँ तो यहाँ समुद्र नहीं है, तो समुद्र नहीं है तो हमारे पास क्या डेवलप करेंगे यहाँ? या तो हम जो है वो वुड पर जो है क्राफ्ट के जरिए अपना डेवलपमेंट करें, लकड़ी पर लिखें, या तो हम वस्त्र पर लिखें, या हम ताम्रपत्र पर लिखें, क्योंकि हमारे पास ताड़पत्र तो है नहीं, वो तो कोस्टल रीजन में मिलेगा। तो अलग अलग क्षेत्र में भारत के अलग अलग जो है वो राइटिंग मटेरियल जो है वो यूज किए जाते हैं। नॉर्दर्न वेस्टर्न साइड में जो है हमें क्या मिला? भूर्ज पत्र मिला, जो हमारा कश्मीर का रीजन है, और कश्मीर से लेकर के एक तरह से पूरा भूटान और सेंट्रल एशिया का रीजन है, जिसको आप जिस रीजन में आप लोग क्या सिल्क रूट की चर्चा करते हो कि नहीं करते हो इतिहास, तो वहां हमें भूर्ज पत्र मिला। उस वृक्ष की छाल से उसको निकालते थे बाहर, उसको उस पर हमने वो बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट लेखन का कार्य किया। उसकी बहुत सारी इस तरह की मैन्युस्क्रिप्ट जो है नेशनल आर्काइव्स में हैं भी। जो ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट मिली है, सबसे पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट जो है उसी रीजन में मिली। तो उसमें वो जो अब जो जानी जाती है क्षेत्र के नाम से, उसमें गिलगिट नामक स्थान था, वहां से बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट आज तक कैटलॉगिंग नहीं हुई उसकी, क्योंकि स्क्रिप्ट पढ़ने की समस्या है, उसको समझने की समस्या है। तो गिलगिट मैन्युस्क्रिप्ट है। एक जो है आयुर्वेद की मैन्युस्क्रिप्ट में कैप्टन साहब को मिल गई, कैप्टन बावर थे, तो वो उनके नाम से उसको बावर मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। एक मैग्नेटिक्स की मैन्युस्क्रिप्ट मिल गई, जो है बक्साली एक गांव था पाकिस्तान में है, तो उसको बक्साली मैन्युस्क्रिप्ट के ही नाम से जानते हैं। तो अलग अलग इसको जहां जहां मिलता गया उसके नाम से उस मैन्युस्क्रिप्ट को जिसको मिले, जिस विशेष रूप से अंग्रेज अफसर थे उनको मिलने लगी, तो उन्हीं के नाम से उन मैन्युस्क्रिप्ट का कनेक्शन भी हो गया। टूची के नाम से हो गया, मैकेंजी के नाम से हो गया, ब्यूलर के नाम से हो गया, अलग अलग बहुत लोग काम करते हैं। तो वहाँ जो है भूर्ज पत्र पर लिखा। हम वहां से जब आगे खस के, तो हमारा जो आसाम का जो क्षेत्र है, यहाँ भी एक तरह का एक अगुरु वृक्ष होता है, उससे सांची पाठ बनाते हैं, उस विशेष तरह का पेपर बनाते हैं, जो है उस पर लिखने लगे। उड़ीसा में हमें जो कोस्टल रीजन है सब जगह, चाहे उड़ीसा हो, आंध्र हो, केरला हो, तमिलनाडु, सब हमें क्या मिलने लगे? ताड़पत्र मिलने लगे। उसमें भी एक हर ताल होता है, एक श्री ताल होता है।
तो सीताल जो है वो लिखने के लिए वो साफ होता है, तो उस पर जो है उसकी विधि डेवलप की है। ये बहुत बड़ा जो है, देखिए अगर हमको अशोकन मौर्यन पीरियड में अगर हम इनग्रेव वो रचना न सीखे होते तो हम ताड़पत्र में न सीख पाते, क्योंकि ताड़पत्र में जो स्टाइलस होता है जो लोहे का होता है, तो उससे ही क्या करते हैं, खुरेचते हैं, खुरेचते हैं उसमें। हाँ, का लिखना है तो उसे खुरेच के बना देंगे का, तो अलग अलग होता था। लगभग 50 से 100 सेंटीमीटर तक के तार होते हैं, उसके बनाने की अलग अलग प्रक्रिया। तो यहाँ और बाकी भारत में जो है ये सारे डेवलपमेंट होते रहे। तो धीरे धीरे जो है अलग अलग भाषा की, अलग अलग विषय की ये सारे मैन्युस्क्रिप्ट जो है ये देश में इकट्ठे होने लगे, लेकिन हमने महत्व को नहीं समझा। क्योंकि अब आप लोग अच्छे हो कि कम से कम हेरिटेज स्टडी में मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में पढ़ रहे हो, हाँ, क्योंकि नहीं तो हेरिटेज सारा जान जाते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट न जानते तो न हेरिटेज पता ही नहीं लगता क्या है। तो सबसे पहले जो भी हेरिटेज दिखाई पड़ रहा है उसकी जो ड्राइंग बनी वो मैन्युस्क्रिप्ट पर बनी। कोई भी जैसे आप मॉडल बनाते हो, जैसे कोई भी आज कोई भी बिल्डिंग बननी है, कोई कॉम्प्लेक्स बनना है तो मॉडल बनता है। तो पूरी की पूरी जो शास्त्र परंपरा में जब इंडिपेंडेंट साइंसेस का डेवलपमेंट शुरू हुआ, पहले क्या होता था, एक ही ऋषि जो है वह जो है न्यूरो सर्जन भी है, आई सर्जन भी है, वह वेद का भी ज्ञाता है, और वह अपने शिष्यों से वो आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियरिंग का काम भी ले लेता है। तो मल्टी फेसेटेड नॉलेज सिस्टम जो है वो इनबिल्ट हो जाता था एक एक आदमी के ऋषि के अंदर में, उसकी परंपरा में हो जाता था। लेकिन जैसे जैसे मैंने कहा कि हम लोगों की बुद्धि कम होने लगी, तो बुद्धि कम होने से क्या होता है कि डर होता है। आप लोग मान लीजिए कि 2 भाई बहन हैं, 4 भाई बहन हैं, तो सबका जो इंटेलेक्चुअल पावर है बराबर तो नहीं होता। तो पेरेंट्स अपने जो माता पिता सोचते रहते हैं कि ये इसका जो इंटेलेक्ट है जो है थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, तो इसको कुछ ऐसा करो कि बीच से ही जो है कुछ मार्ग आप अपना दिया जाए कि इसका आगे इसको कोई समस्या ना हो। तो हमारे ऋषियों ने, हमारे जो आचार्यों ने यही काम किया कि जब लगा कि ये नॉलेज ट्रेडिशन जो है वो गड़बड़ होने वाली है, तो उसका क्या किया, स्वतंत्र विज्ञान के रूप में उसको स्थापित कर दिया है। इससे धीरे धीरे साइंसेस डिसिप्लिन बढ़ती चली गई, क्योंकि एक ही डिसिप्लिन थी शुरू में, 1 से 4 हुई, 4 से 10 हुई, 10 से 14 हुई, 14 से 18 हुई, 18 से 32 हुई, 32 से 64 हुई, और करते 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 अभी आपके हिस्ट्री में कितने डिपार्टमेंट में, 4 हैं कि 5? बीएचयू में किस चीज की बात कर रहे हैं सर? बीएचयू में हिस्ट्री के कितने, 5 डिपार्टमेंट हैं कि 4? 2 हैं, 2 तो हैं, 3 4 अच्छा, एंसेंट, हाँ जी, हाँ 5 हैं, 5 है सर, 5 आर्ट हिस्ट्री डिपार्टमेंट है आपका, मेडिकल हिस्ट्री डिपार्टमेंट आपका है, मॉडर्न का डिपार्टमेंट आपका होगा, आपका भारत कला भवन है जी, और कुछ भी होंगे जी होंगे। तो एक पहले आप क्या कहते थे, कह देते थे इतिहास पुराण क्या, तो एक में ही सब कुछ हो जाता है। और वो लोग इतने विद्वान थे कि जब आगे बढ़ने लगता था तो उनको घबराहट होती थी कि या गड़बड़ हो रहा है, मतलब हमारी जो इंटेलेक्ट रिसोर्सेज है वो गड़बड़ हो रहा है। तो आपस में चर्चा करते थे, पूछते थे कि कुछ ऐसी आप ऐसा विधि बताइए, इंस्ट्रूमेंट बताइए कि हम इसको 2 से नहीं 1 से ही जाने। तो वो इसके लिए प्रयत्नशील रहते थे। हम लोग प्रयत्नशील क्या किस में रहते हैं कि नहीं 1 से नहीं 2 से जान जाए, 2 नहीं 4 से जान जाए, और अलग अलग डिपार्टमेंट बनाते हैं, कुछ नहीं जान पाते हैं। तो मैं बात कर रहा था इस मैन्युस्क्रिप्ट एडिशन की, अपनी हेरिटेज की। तो उसके बाद ये
अलग अलग जब विकास हुआ और 6ठी शताब्दी के बाद से ही वो सारे भारत में वो अलग अलग स्क्रिप्ट में, अलग अलग में, यूनिवर्सिटीज में और गुरुकुल में और मठों में ये सारी जो मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग की जो ट्रेडिशन है ये चलने लगी। तो उस समय हेरिटेज पॉइंट ऑफ व्यू से भारत में जिनके कारण भारत बचा रहा, उनमें चारों कॉर्नर में देश के अलग अलग इंस्टीट्यूट डेवलप होते चले गए। दक्षिण में मठों का और मंदिरों का विकास हुआ, जिन्होंने टेक ओवर किया नॉलेज ट्रेडिशन। हमारे उत्तर और पूर्व भारत में क्या है कि यहाँ मैंने कहा कि 3rd सेंचुरी में ही यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश हो गई, क्योंकि वो जो है एकदम से इंडिपेंडेंट सेक्शन था, इसलिए तक्षशिला तेजी से आगे बढ़ रही। लेकिन हमारा नालंदा जो है उस तेजी से आगे नहीं बढ़ रहा था, क्योंकि वो सेक्टेरियन क्या था, एक संप्रदाय विशेष को लेकर आगे बढ़ना चाहे। तो 4th सेंचुरी एडी तक तो नालंदा का कोई विकास उस रूप में नहीं होता है। लेकिन फिर क्या है कि इन्होंने सारे ज्ञान को, सारी जितनी भी ज्ञान धाराएं उस समय आगे बढ़, सबको फिर से समेट दिया कि नहीं, होलिस्टिक इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन डेवलप करेंगे लोग। तो नालंदा भी तेजी से आगे बढ़ने लगा। नालंदा के साथ साथ यहाँ और स्कूल आए जो है, एक सोमपुर का स्कूल आया जो, और एक और क्या आया यहाँ पर, बड़े बड़े आचार्य वहां से निकले। विक्रमशिला से अभी बताऊंगा आपको कि विक्रमशिला कैसे इंस्ट्रूमेंटल हुआ जो है। वहां से आचार्य। पश्चिम में वल्लभी जो है सेंटर बन चुका था और इसके बीच में कई सेंटर्स जो हैं वो डेवलप हो रहे थे। तो सब जगह मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग जो है वह शास्त्र जो है लेखन में आ चुकी। अब इसका परिणाम क्या हुआ, कैसे हेरिटेज कैसे अब जो है अब और आगे बढ़ी, क्योंकि इस समय तक आपकी जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो 1st सेंचुरी एडी में ही यहाँ से पूर्वी एशिया तक पहुंच चुकी थी। पूर्वी एशिया तक पहुंच चुकी थी, विशेष रूप से बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट। लेकिन उसके बाद जो विशेष रूप से जो डेवलपमेंट हुआ मैन्युस्क्रिप्ट स्टडीज, मैन्युस्क्रिप्ट के क्षेत्र में, वो 8वीं शताब्दी में हुआ। 740 के लगभग जो है, जब धीरे धीरे इसका व्यापक प्रचार होता गया, क्योंकि तब तक बौद्ध ज्ञान परंपरा जो है वो 2 सेक्ट में बढ़ चुकी थी। एक कौन सी है, हीनयान की परंपरा, एक महायान की परंपरा। तो महायान की परंपरा जो नालंदा से आगे बढ़ती है विशेष रूप से, तो वह कहाँ जाती है, वह तिब्बत जाती है। 8वीं शताब्दी में वह तिब्बत पहुंची। आप देखिए, अगर मैन्युस्क्रिप्ट अगर आपके पास ना होती तो तिब्बत जैसे देश जो है और मंगोलिया जैसे देश जो है वो तो अनपढ़ ही पड़े रहते। उनके पास कोई ज्ञान की, आज जो है पूरे विश्व में जो है दलाई लामा धर्मगुरु के रूप में जाने जाते हैं, और धर्मगुरु जहाँ को बिलोंग करते हैं वहां जो है वो धर्म नाम की कोई चीज ही नहीं थी। ये अनपार्लियामेंट्री शब्द है, धर्म नहीं था जो है, हम कह रहे ज्ञान परंपरा जैसी चीज नहीं थी, कोई स्क्रिप्ट नहीं थी कोई उनके पास। तो अब वो सारी की सारी परंपरा जो नालंदा में थी, और वहां का एक जो स्कॉलर, क्या नाम था वो, संभोटिया, उसका नाम स्मरण, भोटी संभोट ऐसे नाम था, वो आया था नालंदा में। तो यहाँ से वो उसने मैन्युस्क्रिप्ट इकट्ठी की, सारा जो है टेक्स्ट संस्कृत, पाली, इस सारे लैंग्वेज को उसने समझा
और वहाँ के जो राजा थे, जो कि जिनके पास शास्त्र भी नहीं था, स्क्रिप्ट भी नहीं थी, उन्होंने एक इंडियन स्क्रिप्ट को बेस बनाया। कश्मीर में जो हमारी स्क्रिप्ट है, कश्मीर की स्क्रिप्ट क्या है? कश्मीर में जो हमारी पारंपरिक स्क्रिप्ट है उसको शारदा कहते हैं। शारदा स्क्रिप्ट जो है, शारदा से ही गुरुमुखी का भी विकास हुआ। और गुरुमुखी जो पंजाब की स्क्रिप्ट है, आज भी जो स्क्रिप्ट है, और कश्मीरी में शारदा, चूंकि संस्कृत ज्ञान की भाषा की लिपि थी तो लोगों ने उसको नहीं अपनाया, तो वहां से स्क्रिप्ट आई। अब जो है, और ये सारी मैन्युस्क्रिप्ट ही थी कि 100 साल के अंदर तिब्बत जो है वो ज्ञान का क्षेत्र। देखिए, ज्ञान किससे आगे बढ़ता है? आप लोग पढ़ कैसे सकते हैं जब को आपको योग्य अध्यापक मिले? कोई राज्य श्रेष्ठ कब कैसे बनता है कि क्योंकि जो हेरिटेज है वो केवल बिल्डिंग तो नहीं है। मैंने कहा कि आप ये मंदिर में जो है आप घुस जाइए, उसके बाद प्रत्येक चीज को देखिए तो आपको हेरिटेज क्या क्या है ये समझ में आ जाएगा। तो उन्होंने जो है उन्होंने देखा कि अगर शास्त्र आ जाए हमारे पास तो हमारा हेरिटेज, हमारी संपदा जो है वो बढ़ जाएगी। तो उन्होंने यहाँ के जो है सबसे, देखिए अपने भारत में कई उदाहरण ऐसे कि कश्मीर में भी पहले ज्ञान नहीं था। ज्ञान का मतलब जो जिसके कारण, जिस विद्या के कारण कश्मीर जाना जाता है, वहां भी कुछ नहीं था। तो वहां का भी राजा जो है 8th सेंचुरी में, आप लोग इतिहास के विद्यार्थी हैं, देखिएगा, हमारा इतिहास से ज्यादा संबंध नहीं है, तो कन्नौज पर उसने अधिकार कर लिया, कन्नौज पर। और कन्नौज जब जीत कर गया वो, लक्ष्मण गुप्त नाम क्या, या कौन आदित्य था, ललितादित्य ने जब कन्नौज पर अधिकार कर लिया तो कन्नौज से क्या लेके गया वो? बाकी तो कन्नौज के सबसे बड़े विद्वान को लेकर, अत्रिगुप्त या लक्ष्मण गुप्त नाम था, वो ले गया। अपने जैसा अपना महल था उसने, वैसा ही झेलम के किनारे उनका भी महल बना। और उस 8वीं शताब्दी के बाद अगले 400 वर्षों में कश्मीर भारत का सबसे बड़ा ज्ञान का क्षेत्र। हर आदमी कहाँ जाना चाहता था? कश्मीर। शंकराचार्य कहाँ है? केरल में है, एकदम से एकदम रिमोट। अब भी वो रिमोट जगह है जहाँ उनका जन्म हुआ था, वेलिनाड। वहां से चल करके कहाँ जाना चाहते? कश्मीर। वैसे ही तिब्बत के राजा ने जो है देखा कि अगर विद्या को यहाँ तो मैन्युस्क्रिप्ट से काम नहीं चलेगा, इसके लिए आचार्य भी तो 75 के थे जो है शांति रक्षित, 75 वर्ष की उम्र में शांति रक्षित को घोड़े से तिब्बत, और बिल्कुल राजा की तरह रख, और अगले पता नहीं कितने वर्ष तक रहे वो, जीवन काफी लंबी आयु हुई बाद में घोड़े से गिर रहे। तो उसमें सारा का सारा भारत का ज्ञान जो है वो तिब्बत में ट्रांसक्राइब हो गया। ये मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तिब्बत में जो कुछ है वो भारत का है। दलाई लामा कहते हैं कि ये शरीर भी भारत का है क्योंकि यहीं की दी हुई रोटी खाता हूं, और ज्ञान परंपरा तो है ही। तो सारा का सारा जो है, और उससे जो है वो कहाँ शिफ्ट कहाँ हुआ, वो सारा का सारा ज्ञान वो मंगोलिया शिफ्ट हुआ। 12वीं शताब्दी तक मंगोलिया भी पहुंच गया। और यही जो ज्ञान परंपरा थी, यही जो स्कूल था, तो ये स्कूल जो है इतना तेजी से आगे बढ़ा जो है कि वो कन्फ्यूशियस की जो विचारधारा थी उसको पराजित करके और बुद्धिज्म जो है वहाँ इस्टेब्लिश हुआ जो है पूरे के पूरे चाइना और उसमें। तो ये सारा श्रेय किसको जाता है? ये अपने मैन्युस्क्रिप्ट को ही जाता है, क्योंकि जो ज्ञान आगे बढ़ा जो है वो उसी के माध्यम से। अब इसमें
इसको जो है ये देखा गया कि इसको साइंसेस के लिए कैसे आए, तो इसका उपयोग जो है फिर शास्त्र लेखन, शास्त्र परंपरा आगे बढ़ती गई और उसमें जो है उस शास्त्र परंपरा में जब आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हुआ, साइंस के रूप में जब हुआ और उसमें जब नए नए ग्रंथ आए और ये ग्रंथ हमें पौराणिक ट्रेडिशन से ही मिलना शुरू हो जाते हैं, एक एक परंपरा का। अगर सूर्य मंदिर के वैशिष्ट को देखना है तो किस ग्रंथ के साथ उसका सामने करेंगे? सबसे अपने यहाँ जो बड़ी इतिहास की कई किताबें लिखी गई हैं, संवादशिप इन एंशिएंट इंडिया, भारत में। चलिए आप लोग चाय पी लीजिए। अच्छा, आप लोगों को ज्यादा कहानी से भी सुनाती है। तो केरल में आया जो है, वहाँ वास्तुविद्या आई, मनुष्यालय चंद्रिका आया। आंध्र की परंपरा में काश्यप शिल्प आया, मनीष संहिता आई। इस तरह से अपने यहाँ 14वीं शताब्दी के आसपास बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए। अपने राजस्थान में बहुत लिखे, ये सारे जितने स्थपति होते थे, जितने मूर्तिकार होते थे, सबके सब शास्त्र के बहुत बड़े पंडित होते थे, केवल हिस्ट्री नहीं पढ़ते थे। आपके सबसे बड़े हिस्टोरियन आपके बनारस के कौन माने गए हैं, बताइए? आर्ट हिस्ट्री में अपने 20वीं शताब्दी में किसकी सबसे ज्यादा सम्मानित आचार्य के रूप में गणना होती है बनारस? वासुदेव शरण अग्रवाल। और वासुदेव शरण अग्रवाल जी सबसे पहले क्या थे? वो हिस्ट्री के विद्यार्थी नहीं, उनको सबसे कठिन ग्रंथ जो संस्कृत ग्रामर का है, अष्टाध्यायी, वो कंठस्थ थी। कंठस्थ थी, पूरी अष्टाध्यायी कंठस्थ। बाद में उसी अष्टाध्यायी पर उन्होंने अपना शोध ग्रंथ लिखा, उसका नाम पाणिनिकालीन भारतवर्ष, उसका हिंदी में ट्रांसलेशन। जब उनका ग्रंथ गया, जब उनकी थीसिस गई, तो उनके गाइड, उनके एग्जामिनर ने कहा नहीं, ये तो अन्याय होगा कि हम इसके लिए पीएचडी दें, तो इस पर तो कई पीएचडी हो सकती। बहुत बड़ा ग्रंथ है, अंग्रेजी में इंडिया नॉन एज पाणिनि जो है, पहली पंक्ति जो है उसकी वो सब कुछ कह देती है जो कि ग्रंथ में उन्होंने बाद में कहा। तो क्या थे वो? शास्त्र के ज्ञाता। शास्त्र के ज्ञाता होने से उनको इतिहास भी समझ में आया, कला भी समझ में आई, और सभी प्रकार की संपदाएं उनको समझ में आई। तभी वो जनपदीय संपदा की वो बात करते हैं। तो ये सब चीज आप लोग और अच्छी तरह समझ सकते हैं जब थोड़ा बहुत जो है कम से कम शास्त्र के बारे में जानिए। शास्त्र को ना जानिए, हम लोग संस्कृत नहीं जानते, क्या जानते? संस्कृत के बारे में जानते। संस्कृत को कैसे जानेंगे? एक जीवन में कैसे जान सकते हैं? तो ये सब चीज जानिए, तो तब आपके अंदर जो है जिज्ञासाएं आएंगी, समझने की आएंगी, ये कैसे हो गया, इतनी जल्दी कैसे परिवर्तित हो गया, इतनी जल्दी कैसे उपस्थित हो गया। तो हमारे जो ये सब शास्त्र ज्ञाता थे, आर्किटेक्ट और ये सब चीजें, उसमें से एक नाम जो है बहुत बाद में पश्चिम भारत में आया, जिसने राजस्थान में बहुत सारे किले बनाए। राणा कुंभा का किला का नाम सुनो, कहाँ पर है? कुंभलगढ़ फोर्ट। कुंभलगढ़ फोर्ट जो है उदयपुर से
40-50 किलोमीटर होगा। तो उसको बनाया था सूत्रधार मंडल, उनका स्थपति था। तो सूत्रधार मंडल ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे। हाँ, क्योंकि उसकी ये कितनी बड़ी टीम रही होगी कि वो आदमी प्रासाद मंडल भी लिखता है, महल कैसे होना चाहिए, वो मूर्ति बनाने के लिए रूप मंडल लिखता है, सामान्य सिटी प्लानिंग के लिए, सामान्य ग्राम योजना के लिए, घर बनाने के लिए वास्तु मंडल लिखता है। तो कम से कम 8 ग्रंथ लिखे। तो ये सब जो है हमारे हेरिटेज की संपदा के कारण बने, और ये इतनी बिखर गई थी कि हम केवल 17वीं शताब्दी तक आते आते हम जानते ही नहीं थे हमारे पास क्या है। हम सब तो सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास इंफॉर्मेशन है। 17वीं शताब्दी में हम नहीं जानते थे क्या है, कोई आपके पास क्या है हम नहीं जानते। तो जब एशियाटिक सोसाइटी बेंगाल की जब स्थापना हुई, तो उसमें जो इनको गिफ्ट वगैरह मिला था, वायसराय को, इनको सबको ये मैन्युस्क्रिप्ट मिलती थी, ग्रंथ देते थे, इलस्ट्रेटेड सचित्र ग्रंथ देते थे, पेंटिंग्स देते थे। तो इन पेंटिंग का जो है, देखिए अब याद आ जाता है क्या क्या बताएं आप लोगों के लिए। तो पेंटिंग के अपने यहाँ अच्छे अच्छे संग्रह हैं, और बेस्ट जो संग्रह है वो नेशनल म्यूजियम के पास है। उसमें संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट भी है, अरेबिक और पर्शियन भी है। इसी तरह अरेबिक और पर्शियन का बढ़िया संग्रह रामपुर रजा लाइब्रेरी के पास में, रामपुर में। सालारजंग म्यूजियम के पास अच्छा संग्रह। एक सरस्वती महल लाइब्रेरी तंजावुर में है जो है, उनके पास संग्रह है। तो अलग अलग मुझे इन सब संग्रह को देखने का सौभाग्य मिला है। तो धीरे वहाँ जाकर के इनको देख सकते हैं। बेस्ट कंजर्वेशन भी जो मैन्युस्क्रिप्ट का और इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट जो पेंटिंग का जो अभी तक मेरे ज्ञान में है कि वो म्यूजियम के पास ही जो है वो व्यवस्था है। यदि हमारे सेंटर में कंजर्वेशन डिपार्टमेंट अभी और बहुत ही हाईली क्वालिफाइड प्रोफेसर हैं हमारे, तो वो जो है ये सारी जो पेंटिंग है इनका कंजर्वेशन करते हैं। जो आपके महाराजा के पास बड़ा अच्छा संग्रह है पेंटिंग का, दिखाते नहीं है। रामनगर फोर्ट में, किले में, फोर्ट में जो है वो अंदर बंद है, खराब भी हो रही है वो। ये तो सर आपका काम चल रहा है, वो मैन्युस्क्रिप्ट का चल रहा है। उसी उसमें एक बार उन्होंने दरबार हाट खोलने का जो है साहस जुटाया, तो हमें देखने को मिल गया कि क्या क्या थे वहाँ की पेंटिंग अलग अलग कुछ अच्छे संग्रह इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स के प्रकाशित भी हुए हैं पुरानी भी। उसमें म्यूजियम से ही प्रकाशित हुआ है गीत गोविंद की मैन्युस्क्रिप्ट का इलस्ट्रेटेड है। एक जो है रसमंजरी एक टेक्स्ट है, रसमंजरी की जो 12 मासा पेंटिंग है, जो अलग अलग मूर्ति मणि मूर्ति उस पर, वो भी प्रकाशित हुई। बहुत सारी किताबें आई हैं। अपने बनारस में भी वो अपने संकट मोचन जो डॉक्टर साहब हैं उनकी एक चित्रित रामायण की रामकथा दिखाएंगे। हाँ वो छपी हुई है, हमें दिया था उन्होंने जी। तो अलग अलग पाकिस्तान से है, लाहौर जो लाइब्रेरी है। अब आप लोग प्रश्न पूछिए तो बताएं, हम तो इसको। सर एक चीज़ और बता दीजिएगा कि पांडुलिपि में और राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन तो IGNC है, किस तरह काम करता है इसके, ये दो चीज़ें छोड़ रही हैं। एज ए कैरियर क्या क्या संभावनाएं हैं भारत में, भारत के बाहर, या और इसके आगे क्या ये कर सकते हैं? शोध अगर करना चाहें, शोध का क्या संभावना है आपके सेक्टर से? आने वाले वर्षों में टीचिंग में तो संभावनाएं बहुत हैं, क्योंकि अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इन सारी चीज़ों में जो हेरिटेज स्टडी है इस पर जोर दिया जाएगा। एज ए कंजर्वेटर भी जो है, लेकिन वो उसमें क्योंकि आप लोगों की टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं है, टेक्निकल नहीं है कि ये तो सीधे सीधे आपको एकेडमिक एमए की डिग्री मिलेगी ना। जी जी मिलेगी।
रिसर्च में और एकेडमिक में तो इसमें संभावनाएं हैं, लोग नहीं है अच्छे इसमें। तो उसमें अपने यहाँ ही जो है धीरे धीरे अब जो नए डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट सब आ रहे हैं, तो उसमें तो है। और कंजर्वेशन भी ये है कि अब बहुत लोग जागरूक हो गए हैं, संस्थाएं जागरूक हो गई हैं। तो जैसे कि अपने बनारस में ही लगभग अभी 1 लाख मैन्युस्क्रिप्ट हैं जो संरक्षित नहीं। तो अब कहीं पैसे की समस्या है, कहीं उस समस्या है, और अच्छे कंजर्वेटर की भी समस्याएं हैं। तो इस प्रोफेशन में की दृष्टि से तो संभावनाएं हैं, लेकिन एकेडमिक में ज्यादा है। आप लोग इसमें करें फिर अपने रिसर्च में। आपके नेट में आपका विषय है कि नहीं? इतिहास से देंगे सर, नेट अगर ये देते हैं तो इतिहास से देंगे। हाँ, क्योंकि इसमें डिग्री क्या मिलेगी आप लोगों को? आपको एमए मैनेजमेंट जी। मैनेजमेंट, इसको आप लोग ने अपने यहाँ यूनिवर्सिटी से करके नेट में इसको यूज कीजिए ना। सर अभी 2 साल हुआ, हमको लगता है कि अगले 1 साल में हो जाएगा। हाँ। जी। और कोऑर्डिनेटर बताइए। इसको जो है उससे जोड़िए ना, आप लोग जो है हिंदू स्टडीज से जोड़िए ना। भारत अध्ययन के लिए। हाँ, हिंदू स्टडी वो नेट में आ गया। अच्छा, देखिए आपका जो पूरा का पूरा विषय है, असल में लोग ये वाला विषय नहीं जोड़ेंगे तो हिंदू स्टडीज नहीं समझ पाएंगे। ये प्रपोजल दिया जा सकता है। और हिंदू स्टडीज वाले भी इसको नहीं जोड़ेंगे तो वो भी नहीं समझ पाएंगे। PHU में वो कोर्स चलता है भारत अध्ययन के लिए।